नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी आज की 20 बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ईडी डायरेक्टर का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा इससे आगे नहीं बढ़ेगा, क्या विभाग में और कोई सक्षम नहीं। जी हाँ दोस्तों, परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाए जाने की केंद्र सरकार की मांग सुप्रीम कोर्ट में मंजूर हो गई। कोर्ट ने उन्हें 15 सितंबर तक पद पर बने रहने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि सामान्य परिस्थितियों में इसकी अनुमति नहीं दी जाती, लेकिन हम जनहित में इसे स्वीकार करते हैं, लेकिन इसके आगे उनके कार्यकाल को बढ़ाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। जस्टिस BR गवई, जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संजय करोल ने एक्सटेंशन देते हुए कहा कि यह देश हित और जनता से जुड़ा मसला है, लेकिन इसके मिश्रा का कार्यकाल किसी भी सूरत में इसके आगे यानी कि 15 सितंबर से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। 15 सितंबर की आधी रात को कार्यकाल खत्म हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अमित शाह ने दिया मिशन 2023 की जीत का मंत्र। बीजेपी 230 विधानसभा सीटों पर निकालेगी विजय संकल्प यात्रा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 15 दिन में दूसरी बार भोपाल पहुंचने के बाद मध्य प्रदेश में मिशन 2023 का रोड मैप फाइनल कर गए। विजय संकल्प यात्रा का ब्लूप्रिंट तैयार कर शाह ने पार्टी की टॉप लीडरशिप को सत्ता में वापस आने का मंत्र दिया। मध्य प्रदेश में भाजपा सभी 230 विधानसभा सीट पर विजय का संकल्प लेकर अपनी यात्रा निकालेगी। यह यात्रा सभी 6 अंचलों से निकलेगी। इससे प्रदेश के अंचलों के क्षेत्रप नेता ही लीड करेंगे। इन यात्राओं को निकालने का जिम्मा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को दिया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। राजस्थान में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम। गहलोत बोले मेरी स्पीच हटा दी। PM मोदी ने इंडिया के जवाब में नारा दिया भ्रष्टाचार भारत छोड़ो। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को राजस्थान के सीकर पहुंचे, भाजपा के चुनावी अभियान की शुरुआत की और कहा कि कांग्रेस की सरकार का मतलब ही लूट की दुकान और झूठ का बाजार है। लूट की दुकान का नया प्रोडक्ट है लाल लाल डायरी, ये कांग्रेस का डिब्बा गोल कर देगी। इससे पहले सीकर में हुए कार्यक्रम में मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना की 14वीं किस्त जारी की। 8.5 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में 2,000 रुपए की किस्त ट्रांसफर की गई। इस प्रोग्राम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी जाना था, पर वो नहीं गए। उन्होंने सुबह ही ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम से उनकी 3 मिनट की स्पीच हटा दी गई है, इसलिए वो ट्वीट के जरिए PM का स्वागत कर रहे हैं। PMO ने इस पर जवाब दिया कि उन्हें न्योता दिया गया था और स्पीच भी प्रोग्राम में रखी गई थी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कांग्रेस विधायक पर ईडी ने कसा शिकंजा तो सामने आए अभय चौटाला। जी हां दोस्तों, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी विधायक धर्म सिंह कोचर पर ईडी की कार्रवाई को लेकर अब प्रदेश में राजनीति भी शुरू हो गई है। इनोला के प्रधान महासचिव और विधायक अभय सिंह चौटाला ने ईडी की कार्रवाई को लेकर विधायक धर्म सिंह कोचर की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि वो एक साधारण गरीब परिवार से हैं, तो हजारों करोड़ का मालिक कैसे बन गए। इससे जाहिर होता है कि कांग्रेस राज में इन्होंने लूट मचाई है, जिसकी वजह से अब ईडी के छापे पड़ रहे हैं। चौटाला ने आगे कहा कि 100 करोड़ की लागत से गेट बनाए जा रहे हैं, जिनमें एक गेट की कीमत करीब 50 करोड़ रुपए है। इसका ठेका गुजरातियों को दिया गया है। इसका टेंडर 2 करोड़ रुपए में दिया गया है। कांग्रेस विधायक धर्म सिंह खोचर के समालखा स्थित निवास पर ईडी की कार्रवाई बुधवार को भी जारी रही। विधायक के भाई रणधीर से माहिरा होम्स मामले को लेकर पूछताछ की गई। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बिना बुर्का बस में नहीं बैठने दूंगा, कर्नाटक में छात्राओं से बोला बस ड्राइवर। हंगामा हुआ। जी हां दोस्तों, कर्नाटक की एक बस में हंगामा हो गया। यहां बस ड्राइवर पर आरोप लगा है कि उसने स्कूल जा रही लड़कियों पर बुर्का पहनने का दबाव डाला। इतना ही नहीं, उसने छात्राओं को बुर्के के बिना बस में चढ़ने नहीं दिया। जानकारी के मुताबिक ये छात्राएं कमलापुर तालुक के ओकली गांव से बस में चढ़ी थी। इनको बसों कल्याण में अपने स्कूल जाना था। चश्मदीदों के मुताबिक जब छात्राएं बस में चढ़ रही थी, तब बस ड्राइवर ने मुस्लिम छात्राओं से कहा कि वे बस में चढ़ने से पहले बुर्का पहन ले। यह भी दावा किया गया कि जिन लड़कियों ने हिजाब यानी कि स्कार्फ पहना हुआ था, उनको भी बस में चढ़ने नहीं दिया जा रहा था। ड्राइवर ने कहा कि मुस्लिम छात्राओं को वह बिना बुर्के के बस में नहीं चढ़ने देगा। चश्मदीदों ने बताया कि ड्राइवर ने कहा था कि अगर आप मुस्लिम हैं तो हिजाब नहीं बुर्का पहने, तभी बस में चढ़ने दिया जाएगा। एक छात्रा जिसके सामने यह सब हुआ, उसने बताया कि ड्राइवर ने सब छात्राओं से उनका धर्म पूछा था और फिर बुर्का पहनने को कहा, लेकिन जब छात्राओं ने ऐसा करने से इनकार किया तो ड्राइवर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने लगा और बस में चढ़ने नहीं दिया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अविश्वास प्रस्ताव पर इंडिया में अनबन। खड़गे को इस बात पर विपक्षी दलों से मांगनी पड़ी माफी। जी हां दोस्तों, मानसून सत्र शुरू होने के बाद से ही विपक्षी गठबंधन INDIA के सदस्य मणिपुर हिंसा को लेकर PM मोदी और केंद्र सरकार को लगातार घेर रहे हैं। इसके लिए पूरी रणनीति के साथ काम हो रहा है। इसमें विपक्ष के नेताओं के दफ्तरों में डेली बेसिस पर सुबह होने वाली बैठकों का शेड्यूल तय करना हो, या फिर आम आदमी पार्टी के निलंबित सांसद संजय सिंह के साथ एकजुट होकर बैठना भी शामिल है। लेकिन 26 जुलाई को
विपक्ष की इस एकता में गतिरोध आ गया। दरअसल लोकसभा में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने सुबह 9:20 पर अविश्वास प्रस्ताव सौंप दिया, जबकि विपक्षी गठबंधन इंडिया के सदस्य सुबह 10 बजे अपनी नियमित बैठक के लिए एकत्रित हुए थे। जब उन्हें इस बारे में पता चला तो विपक्षी दलों के नेताओं ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। हालांकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्थिति को संभाल लिया और गठबंधन के साथी सदस्यों को शांत किया। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी, 2 अगस्त को अंतिम फैसला, जीएसटी काउंसिल नहीं करेगी संशोधन, 11 जुलाई का फैसला बरकरार रहेगा। जी हां दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़सवारी पर 28% जीएसटी लागू करने और उसके चार्ज करने के तरीकों को लेकर अंतिम फैसला 2 अगस्त को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काउंसिल अपने पुराने निर्णय को बरकरार रखते हुए इसमें कोई रिव्यू या संशोधन नहीं करेगी। 11 जुलाई को गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और कैसीनो पर 28% टैक्स लगाने का फैसला किया गया था। इन पर पहले 18% टैक्स लगता था। सरकार ने गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस को एक जैसा माना है। इस फैसले के बाद ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने सरकार से जीएसटी को कम करने की अपील की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्राफ्ट नियमों को राज्य को भेजा जाएगा, जिसके बाद परिषद से अंतिम मंजूरी मिलेगी। इसके बाद इसे कैबिनेट और आखिर में संसद को भेजा जाएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, फिलहाल ज्यादातर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म 18% जीएसटी देते हैं। कैसीनो, सट्टेबाजी और इस तरह के दूसरे गेम जिनमें चांस की बात होती है उन पर 28% जीएसटी लगाया जाता है। घुड़सवारी या घुड़दौड़ में सरकार दाऊ मूल्य हर बेटिंग पर 28% जीएसटी चार्ज करती है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मणिपुर सीएम मिजोरम में कुकी समर्थक रैली से हुए नाराज, बोले हमारे अंदरूनी मामलों में दखल न दे। प्रदर्शन में मिजोरम सीएम जोरमथांगा ने हिस्सा लिया था। जी हां दोस्तों, मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह ने मिजोरम की राजधानी आइजोल में कुकी समुदाय के समर्थन में निकाली गई रैली पर नाराजगी जताई है। इसमें मिजोरम के सीएम जोरमथांगा ने भी हिस्सा लिया था। बीरेन सिंह ने कहा कि जोरमथांगा को दूसरे राज्य के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सीएम सिंह ने कहा कि यह राज्य सरकार की ड्रग कार्टेल के खिलाफ लड़ाई है। मणिपुर सरकार राज्य में रहने वाले कुकी समुदाय के खिलाफ नहीं है। दावा है कि आइजोल की रैली में 50,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। बीरेन सिंह ने बताया कि राज्य सरकार मणिपुर में होने वाली सभी घटनाओं पर नजर रख रही है, उन लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है जो मणिपुर की अखंडता को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मौसम समाचार वेदर अपडेट, यूपी, दिल्ली समेत भारत में उत्तर भारत में भारी बारिश, महाराष्ट्र सहित इन राज्यों में रेड अलर्ट। जी हां दोस्तों, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली, एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत में अगले 3 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने भविष्यवाणी की है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। नोएडा, गाजियाबाद के कुछ क्षेत्रों में हिंडन नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण बाढ़ जैसे हालात हैं। उधर दोस्तों अगले 2 दिनों में कोकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। महाराष्ट्र और उसकी राजधानी मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। दोस्तों इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुधवार से शनिवार तक बारिश होने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में शुक्रवार से रविवार तक बारिश हो सकती है। वहीं राजस्थान और जम्मू कश्मीर में बुधवार से शुक्रवार तक बारिश होने के आसार हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बुधवार से शुक्रवार तक और हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुरुवार को बहुत भारी बारिश होगी। मध्य भारत में बुधवार से लेकर शनिवार की अवधि के दौरान हल्की और कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं दोस्तों विदर्भ में अगले 48 घंटों को लेकर अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, तानाशाह किम से मिले रूसी रक्षा मंत्री, नॉर्थ कोरिया के हथियार मिसाइलें देखी, पुतिन का लेटर सौंपा, कहा यह दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है। जी हां दोस्तों, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग ने गुरुवार को रूस के रक्षा मंत्री सरगई सोगु से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच मिलिट्री इशू और क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर चर्चा हुई। नॉर्थ कोरिया की स्टेट मीडिया एजेंसी KCNA के मुताबिक तानाशाह ने रूसी नेता को विक्ट्री डे के मौके पर बगैर गेस्ट इनवाइट किया था। दरअसल दोस्तों कोरियन वॉर की एनिवर्सरी को नॉर्थ कोरिया में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। रूस के अलावा चीन का भी एक डेलीगेशन इस मौके पर उत्तर कोरिया पहुंचा है। गुरुवार को तानाशाह ने डिफेंस एग्जीबिशन का आयोजन किया। इसमें उन बैलिस्टिक मिसाइलों को भी शामिल किया गया जिसकी टेस्टिंग को लेकर नॉर्थ कोरिया पर बैन लगा हुआ है। इसके बाद रक्षा मंत्री शोगु ने भी स्पीच दी। उन्होंने कहा कि नॉर्थ कोरिया की आर्मी दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी बन गई है। दोस्तों यह पहला मौका है जब सोवियत यूनियन के टूटने के बाद कोई रूसी रक्षा मंत्री तानाशाह के देश के दौरे पर पहुंचा है। वहीं नॉर्थ कोरिया में कोरोना पाबंदियां हटने के बाद यह पहला मौका होगा जब कोई विदेशी डेलीगेशन प्योंगयांग पहुंचा है। KCNA
सीएनए के मुताबिक शोंगुक ने किम जोंग को राष्ट्रपति पुतिन का एक लेटर भी सौंपा। इसके बाद किम ने मिलिट्री डेलीगेशन भेजने के लिए पुतिन को धन्यवाद दिया।